तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे क्लास 8 के विज्ञान का 10वां अध्याय ध्वनि के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे हम आसपास किस प्रकार की ध्वनि सुनते हैं, ध्वनि कैसे कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है, कंपन तथा आयाम क्या होता है, मनुष्यों द्वारा कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, कैसे मनुष्यों के कान की बनावट कैसी होती है, कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति क्या होती है, श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ किसे कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण क्या होती है, कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है। इसके अलावा कई सारे बिंदुओं को हम जानेंगे। तो चलिए आज का यह अध्याय हम शुरू करते हैं। अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश या पीरियड समाप्त हो गया है। दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने या दस्तक की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्रायः पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके सबसे समीप कोई खिलाड़ी है। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम इत्यादि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। यहाँ आपको हारमोनियम, तबला, सितार और बांसुरी का चित्र भी दिखाया गया है। इनके बजते ही काफ़ी सुंदर ध्वनियाँ हमें सुनाई पड़ती है। अब हम जान लेंगे ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। विद्यालय की घंटी को जब बज न रही हो, छू कर देखिए, आप कैसा अनुभव करते हैं। जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो इसे पुनः छू कर देखिए, क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं। अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। जैसा आपको यहाँ दिखाया गया है, धातु की एक प्लेट लीजिए। इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि यह किसी दीवार को न छुए। अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी अंगुली से छू कर देखिए। क्या आप कंपनों का अनुभव करते हैं जैसा आपको यहाँ चित्र में दिखाया गया है। प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे, तब इसे फिर से छू कर देखिए। क्या अब आप कंपनों का अनुभव कर पाते हैं? अब हम एक और क्रियाकलाप के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। रबड़ का एक छल्ला लीजिए।
इसे दिखाए चित्र के अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। बॉक्स तथा तानित रबड़ के बीच में दो पेंसिल लगाइए। तानित रबड़ यानी तना हुआ रबड़। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से खींचकर छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? तो रबड़ में से भी हमें ध्वनि सुनाई देती है बच्चों। यहाँ आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति यानी बीच की स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कसकर तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित या प्लग या खींचा जाता है तो बीच से खींचकर छोड़ देते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है। अब हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। धातु की एक थाली लीजिए, इसमें कुछ जल डालिए। एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात कीजिए। क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए और तब इसे छू कर देखिए। क्या आप थाली का कंपित होता अनुभव करते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए। जल की सतह को देखिए। क्या आप वहाँ पर कोई तरंगे देख पाते हैं? अब थाली को पकड़िए। आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? क्या इससे वस्तु के कंपनों को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत आपको मिलता है, जैसा यहाँ आपको चित्र में दिखाया गया है? इस प्रकार हमने देखा कि कंपयमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम यानी एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते। तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। इसके लिए एक और हम क्रियाकलाप करेंगे। नारियल का एक खोखला खोल लीजिए और उससे एक वाद्य यंत्र, एक तारा बनाइए। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसके कंपयमान भाग को पहचानिए। सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए और उनके कंपयमान भागों को पहचानिए। कुछ उदाहरण सारणी 10.1 में दिए गए हैं। शेष सारणी को पूरा कीजिए। जैसा आप यहाँ इस चित्र में भी देख पा रहे हैं, यहाँ एक तारा को बनाया गया है और उनके तारों को कर्षित किया जा रहा है, जिससे बहुत ही सुंदर आवाज़ें निकल रही है। आगे बढ़ेंगे बच्चों और सारणी 10.1 को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ वाद्य यंत्र तथा उनके कंपयमान भाग को दिखाया गया है। वाद्य यंत्र है वीणा, तबला और ध्वनि उत्पन्न करके वाला जो कंपयमान भाग है वह डोरी या तार या तनित झिल्ली। इस तरह आपको कई सारे वाद्य यंत्रों के नाम लिखने हैं और ध्वनि उत्पन्न करने वाला कौन सा भाग है वह भी आपको लिखना है। यह काम आपको करना है बच्चों। आगे बढ़ेंगे और समझ लेंगे इसके बाद हमें कौन सी बातें बताई गई हैं। संभवतः आपने मंजीरा, घटम तथा नूट, मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है।
क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। यहाँ आपको इस चित्र में घटम और मंजीरा दिखाया गया है। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। इसके लिए हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 10.5। धातु के 6-8 कटोरे या गिलास लीजिए। इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। अब एक पेंसिल लेकर कटोरों पर धीमे से एक के बाद एक पर आघात कीजिए। आप एक सुखद ध्वनि सुनेंगे। यह आपका जल तरंग है। जल तरंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है बच्चों, जिन्हें बजाने से काफ़ी सुंदर आवाज़ निकलती है। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं या खींचते हैं, तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती है। वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली पर आघात करते हैं, तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ नहीं सुनते, बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं। बच्चों, यहाँ पहेली के मन में एक सवाल है, चलिए जानते हैं। जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? तो चलिए पहेली के इस प्रश्न का उत्तर भी हम जान लेते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा हाँ, हमारे गले का कुछ हिस्सा कंपित होता है, जिससे हम बोल पाते हैं। अब हम जान लेंगे मनुष्यों या मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भौरों की तरह गुंजन कीजिए। अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है? मानवों में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ लैरिंग्स द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। यह श्वसन नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण यानी पतली झिरी यानी झिल्ली बनी होती है, जैसा आपको यहाँ इस चित्र में भी दिखाया गया है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं, तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं, आइए देखें कि वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे, जिससे पता चलेगा कि वाक तंतु किस प्रकार से कार्य करते हैं। समान साइज की रबड़ की दो पट्टियां लीजिए। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कसकर तानिए। अब इनके बीच के अंतराल या दरार में हवा फूंकिए। जब तानित रबड़ की पट्टियों के बीच से हवा फूंकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। एक कागज के टुकड़े जिसमें एक पतली झिरी बनी हो की सहायता से आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। कागज को अपनी अंगुलियों के बीच चित्र की तरह पकड़िए। अब झिरी के बीच से हवा फूंकिए और ध्वनि सुनिए।
हमारे वाक तंतु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसा आपको बच्चों इस चित्र में भी दिखाया गया है। बच्चों, आपको याद रखना है, पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई 20 mm यानी 20 मिलीमीटर होती है और महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं, तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ सुन पाती है। उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है? क्या इस विषय को आपने कभी सोचा है? तो बच्चों, चलिए इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे और जानेंगे ध्वनि कैसे गमन करती है। धातु अथवा कांच का एक ग्लास लीजिए। सुनिश्चित कीजिए यह सूखा हो। इसमें एक सेल फोन रखिए। याद रखिए कि सेल फोन पानी में ना रखा जाए। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। अब गिलास के किनारे को अपने हाथ से सटा कर पकड़िए। अब अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटा कर रखिए, जैसा कि आपको इस चित्र में भी दिखाया गया है। ठीक इसी प्रकार से उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत दीजिए। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज को सुनिए। क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है? गिलास को अपने मुंह से हटाइए। क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है? तो यहाँ आपको बच्चों याद रखिए, जब भी आप गिलास में से वायु को अंदर खींचते हैं तो घंटी की ध्वनि बिल्कुल धीमी हो जाती है और गिलास को जब मुंह से हटाया जाता है तो ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है। इसका मुख्य कारण है कि जब भी आप गिलास से हवा खींचते हैं तो वायु शून्य होने के कारण आवाज़ भी थोड़ी कम हो जाती है, या आप कह सकते हैं बिल्कुल ही धीमी हो जाती है। क्या आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है? जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने को संचरण कहा जाता है, के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। निर्वात यानी वायु शून्य है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। क्या ध्वनि द्रव्यों में संचरित होती है? आइए जानते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए। इसे स्वच्छ जल से भरिए। एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को ना छुए। अपने कान को जल की सतह पर सावधानी पूर्वक रखिए। सतर्क रहे, जल आपके कान में प्रवेश ना करे। क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं?
क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रवों में हो सकता है? तो बच्चों, जब भी आप घंटी को जल में डुबोकर कान को जल की सतह पर रखते हैं और जल के अंदर घंटी को बजाते हैं, तो आप देखेंगे कि जल के अंदर घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। लेकिन जैसे ही जल की सतह के ऊपर आप कान रखते हैं, तो ध्वनि सुनाई पड़ना कम हो जाती है या बिल्कुल सुनाई नहीं देती है। इसे आपको याद रखना है। इसका अर्थ यह हुआ कि द्रवों में भी ध्वनि का संचरण होता है। यहाँ पहेली कुछ कह रही है, चलिए जानते हैं। आहा, तो व्हेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान पाते होंगे। आइए ज्ञात करें कि क्या ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकती है। तो बच्चों, इसके लिए भी हमें एक क्रियाकलाप करनी पड़ेगी। धातु का 1 मीटर स्केल या धातु की एक लंबी छड़ लीजिए। इसके एक सिरे को अपने कान से सटा कर रखिए। अपने मित्र से स्केल के दूसरे सिरे को धीरे से खरोंचने या खटखटाने को कहिए, जैसा आपको इस चित्र में दिखाया गया है। क्या आप खरोंचने की ध्वनि सुन पाते हैं? अपने आसपास खड़े हुए मित्रों से पूछिए कि क्या वे भी इस ध्वनि को सुन पाए। बच्चों, याद रखिए, अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर तथा अपने मित्र को दूसरे सिरे को खरोंचने के लिए कहकर भी उपरोक्त क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में क्या होता है? ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। अपने बनाए हुए खिलौना टेलीफोन को याद कीजिए। क्या आप कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी गमन कर सकती है? तो बच्चों, जैसा आपको यहाँ इस चित्र में भी दिखाया गया है, काफ़ी सुंदर प्रस्तुति है इस चित्र की। अब तक हमने सीखा कि कंपमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं तथा यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती हैं। याद रखिए, सभी दिशाओं में यह संचरित हो सकती है। यह माध्यम गैस, द्रव या ठोस कोई भी हो सकता है। इस ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं, चलिए जानते हैं। हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप या फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है, जिसे कर्णपटा या ईयर ड्रम कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। कर्णपटह एक तानित रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। कर्णपटह कंपनों को आंतर कर्ण तक भेज देता है। वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। तो बच्चों, यहाँ आपको इस चित्र में मानव कान या कर्ण को दिखाया गया है, जिसके अंदरूनी भाग या आंतर कर्ण को दिखाया गया है और साथ में आपको कर्णपटह को भी दिखाया गया है। यहाँ पर आप इस चित्र को देख पा रहे हैं, यह कर्णपटह है, जिससे हमें ध्वनि कंपित होने के बाद इस प्रकार यह संचरित होती है और हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है। अब हम जान लेंगे कि कर्णपटह किस तरह से कंपयमान होने का कार्य करता है। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे बच्चों।
एक प्लास्टिक अथवा टिन का डिब्बा लीजिए। इसके दोनों सिरे को काटिए। डब्बे के एक सिरे पर एक रबड़ के गुब्बारे को तानिए और इसे एक रबड़ के छल्ले से कस दीजिए। तानित रबड़ के ऊपर सूखे अन्न या थर्मोकोल के 4 या 5 दाने रखिए। अब अपने मित्र से डब्बे के खुले सिरे पर हुर्रे हुर्रे बोलने के लिए कहिए। देखिए कि अन्न के दानों का क्या होता है। अन्न के दाने ऊपर और नीचे क्यों उछलते हैं? बच्चों, जिस प्रकार आपको यहाँ इस चित्र में भी दिखाया गया है, याद रखिए, जब भी दूसरे सिरा से ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ध्वनि में उत्पन्न कंपन रबड़ के छल्ले को कंपायमान कर देते हैं और फिर उस छल्ले में रखे अन्न के कण या थर्मोकोल के कण उछलने लगते हैं। इस प्रकार हमारा कर्णपटह कंपित होकर हमारे कान के बाहर से आने वाले आवाज़ों को अंदर की तरफ भेजता है। फिर यह तरंगों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है और हम फिर उसे सुन पाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम जान लेंगे पहेली कुछ कहना चाहती है। चलिए जानते हैं वो बातें आखिर क्या हैं। हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यह कर्णपटह को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे सुनने की शक्ति कम हो सकती है या हम बहरे हो सकते हैं। अब हम जान लेंगे कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति के बारे में। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति तथा इसके आवर्तकाल के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका संकेत Hz है। एक हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरी करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? इसकी आवृत्ति होगी 20 हर्ट्ज। याद रखिए इन बातों को। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखें बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। यह कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए यह आवश्यक है कि ये ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हों। क्या आपने कभी सोचा था कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं? आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या हम ध्वनियों में उनके आयामों तथा आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। तो बच्चों, अब हम जान लेंगे प्रबलता तथा तारत्व के बारे में। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए। चम्मच को धीमे से गिलास के किनारे से टकराइए। उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब एक गिलास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिए। क्या फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। क्या गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? अब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्मोकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए। गिलास को कंपित कराइए। देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो ध्वनि भी मंद होती है।
अब गिलास को पहले धीमी तथा बाद में अधिक बल से आघात कीजिए। अब दोनों स्थितियों में गिलास के कंपनों के आयामों की तुलना कीजिए। किस स्थिति में आयाम अधिक है? बच्चों, याद रखिए, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। यानी कहने का तात्पर्य, उदाहरण के लिए, यदि आयाम 2 गुना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल में मात्रक में व्यक्त करते हैं। निम्न सारणी विभिन्न स्रोतों से आने वाली ध्वनि की प्रबलता का कुछ बोध कराती है। जैसे सामान्य श्वास 10 डेसिबल, मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत या वार्तालाप 60 डेसिबल, व्यस्त यातायात 70 डेसिबल, औसत फैक्ट्री की आवाज़ 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। इसे आपको याद रखना है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होगा तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होगी। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि भी मंद होती है। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए। क्या इनमें कुछ अंतर है? चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हों, फिर भी उनमें कुछ भिन्नता है। आइए देखें कि ये किस प्रकार भिन्न है। बूझों के मन में कुछ सवाल है, चलिए जानते हैं। मैं चकित हूँ कि मेरी आवाज़ मेरे अध्यापक से भिन्न क्यों है। बच्चों, याद रखिए, आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतम्य को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन का आवृत्ति कम है तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि का तारतम्य कम है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाया गया है जहाँ पर आवृत्ति ध्वनि का तारतम्य निर्धारित करती है। यहाँ पर इस ढोल में आप देख पा रहे हैं कि ये आयाम काफ़ी कम है और इसकी दूरी भी कम है। यह काफ़ी दूर तक नहीं जाती है, याद रखिए। और इसकी आयाम काफ़ी ज़्यादा है, यानी ये काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। इसे आपको समझना है। उदाहरण के लिए, ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए यह कम तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर, सीटी की आवृत्ति अधिक होती है और इसलिए यह अधिक तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करती है। पक्षी उच्च तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ का तारतम्य मंद होता है। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है, जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। आप प्रतिदिन बच्चों तथा वयस्कों की आवाज़ें सुनते हैं। क्या आप उनकी आवाज़ों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि बच्चों की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक है? सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। बच्चों, अब हम जान लेंगे श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ आखिर किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपयमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपयमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड
से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान सुन नहीं सकता। यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड 20 के हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती है। याद रखिए बच्चों, अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास या रेंज जो है वह है लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा या इससे कम की ध्वनियाँ मनुष्य कदापि नहीं सुन सकता है। अब हम जान लेंगे शोर तथा संगीत के बारे में। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। क्या ध्वनि सदैव सुखद होती है? क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुंचाती है? कुछ ध्वनियाँ आपको सुखद लगती है जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती। मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है। क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती हैं? क्या आपको बसों तथा ट्रकों के हॉर्न्स की ध्वनियाँ अच्छी लगती हैं? इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोलें तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? शोर कहेंगे बच्चों। दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी क्या ये संगीत रहेगा? तो नहीं बच्चों, तब यह शोर हो जाएगा। याद रखें। अब हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में जान लेंगे। आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं। वायु में वांछित अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। ठीक इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं वाहनों की ध्वनियाँ, जिसमें विस्फोट, जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउडस्पीकर इत्यादि। घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ऊंची आवाज में चलाए गए टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर, वातानुकूलक सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। अब हम समझ लेंगे ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियां हैं। क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है? अनिद्रा, तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। अब हम जान लेंगे ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है? इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रवशामक युक्तियाँ
या साइलेंसर लगानी चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविज़न तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ध्वनि आवासों तक नहीं पहुंच पाए। बच्चों, अब हम कुछ विशेष बातों को जान लेंगे। कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं, जिसे कुत्ते सुन सकते हैं, लेकिन मानव नहीं सुन पाते। जाने माने पराश्रय ध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। यह बात आपको याद रखनी है। अब हम जान लेंगे श्रवण क्षति के बारे में। पूर्णतया श्रवण क्षति जो कि विरले यानी बहुत कम ही होती है, प्रायः जन्म से ही होती है। आंशिक अशक्तता सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा या सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं या उसे सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है, इसीलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चों की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। औद्योगिकी प्रौद्योगिकीय युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर रहा है। आपने इस अध्याय से क्या सीखा? ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी माध्यम, गैस, द्रव्य या ठोस में संचरित होती है। यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। निर्वात यानी वायुशून्य स्थान कर्णपटह ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं। यह इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं। इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज HZ में व्यक्त करते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है, ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। इसके अलावा हमने जाना अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती है। अत्यधिक या अवांछित ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। ध्वनि प्रदूषण मानवों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम या कम करने के प्रयास करने चाहिए। सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तिवारी एकेडमी ऐप के द्वारा भी आप फ्री में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं।